अगले हफ्ते की विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम भारतीय बाजारों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नज़र नहीं आती है। और ये जो इस हफ्ते का डेंट था वो बाहरी डेंट ज़्यादा था। खबरों की वजह से भी कई जगह हमने प्रेशर देखा। ऐसी बात है, सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो है इस वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि बाजार ने जो रिकॉर्ड स्तर छुए हैं, बार बार वहां जाने की कोशिश भी होगी। ऐसे में क्या रणनीति अगले हफ्ते बनाई जाए? क्या आपको लगता है कि बाजार बीच बीच में अभी जो एक कहते हैं कि अभी वाला करेक्शन भले खराब ग्लोबल संकेतों और बाकी मंदी की आहट की वजह से हुआ, लेकिन ये करेक्शन भी ओवरड्यू था? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार कुणाल जी। देखिए प्रशांत जी, बहाना चाहिए होता है करेक्शन का। जुलाई फर्स्ट वीक से मैं कहते आ रहा हूँ कि एफआईआई इंडेक्स में एक्सेसिव लॉन्ग पोजीशन, जिस लाइन को मैं एक्सेसिव लाइन लॉन्ग पोजीशंस मानता हूँ, उससे भी 10% ऊपर जाके एफआईआई की पोजीशन खड़ी है, तो यहाँ से करेक्शन आना लाजमी है। अब उसकी वजह डोमेस्टिक न्यूज बने या ग्लोबल न्यूज बने या कुछ भी बने, एक बहाना चाहिए था जो मिल गया और करेक्शन आ गया। मच नीडेड जो करेक्शन था वो आ गया। अब एफआईआई के डेटा को इंडेक्स पे केवल 14,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स अलोन, और इंडेक्स फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के अगर नेट देखें तो 2,99,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। ये कल के ईओडी का डेटा है। आज जब भाव कॉपी आएगी तो आई एम श्योर कि डेटा यहाँ से और डाउन साइड का ही आता हुआ दिखेगा, यानी मार्केट ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग 1-2 दिन हम कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे, जहां डेटा थोड़ा सा और ओवरसोल्ड होके कंप्लीट ओवरसोल्ड लेवल्स पे चला जाएगा और वहां से बाउंस बैक आ जाएगा। अब आप मान के चलिए कि हम उस जोन में खड़े हैं जहां पे हम जून फर्स्ट वीक में खड़े थे 21,800 के आसपास, जहां मैं बार बार कह रहा था कि एफआईआई का डेटा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, मार्केट ब्रेथ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। यहाँ से नीचे जाने के लिए जगह 150-200 पॉइंट की है, ऊपर जाने के लिए 1500 पॉइंट की जगह, और हमने वहां से लगभग 3,000 पॉइंट रैली कर ली थी। तो अब यहाँ पे आके भी हम वहीं पे आ जाएंगे प्रोबेबली अगले ट्यूसडे तक, कि नीचे जाने के लिए 200-250 पॉइंट बचेगा, बहुत खींच लिया 300 पॉइंट बचेगा, लेकिन ऊपर आने के लिए फिर 1500 से 2000 पॉइंट ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा क्लियर व्यू है कि 23,800 से 24,000 के ब्रैकेट में आपको जब भी निफ्टी मिल जाती है, आप बाय ऑन डिप्स के लिए ये बेस्ट जोन है, यहाँ पे बाय करके रखिए। यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट की अपसाइड आपको बहुत आराम से मिलेगी। 25,500 से 26,000 तक की अपसाइड रहेगी। हाँ, 23,800 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर मैं डेटा को वापस से रिवाइज करूंगा कि क्या ये ब्रेकडाउन वाकई में सस्टेन होगा या नहीं। लेकिन जब तक हम 23,800 24,000 की जोन को सस्टेन कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली मार्केट 26,000 तक बहुत आराम से टेस्ट करता हुआ दिखेगा। वीकली चार्ट पे भी देखें तो हैमर की फॉर्मेशन है, निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी पे भी हैमर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल है, और इसने 2 हफ्ते के लोज को रिजेक्ट करके क्लोज किया है। तो नेक्स्ट वीक में काफी बुलिश सिग्नल्स के साथ हम जा रहे हैं। प्रोबेबली स्टार्टिंग के 2 दिन हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली हम ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेंगे। है नजरिया इंडेक्स पर साफ तौर पर अंशुल जी का हुआ। कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खास तौर पे हम अगर आईटी पॉकेट्स की बात करें, एक बार फिर उसी जोन में फंसता हुआ ये पूरा सेक्टर नजर आ रहा है, जो पिछले कई महीनों से नजर आ रहा था कि एक कोशिश बीच में लीडरशिप लेने की हुई, वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन ग्लोबली उथल पुथल ने जाहिर सी बात है कि आईटी पॉकेट्स को सबसे ज़्यादा डेंट लगाया। आज एक बार फिर एक कोशिश होती हुई नजर आई। ऐसे में आगे का नजरिया क्या रखा जाए? क्या ये फिर उसी जोन में है कि 3 दिन चलेगा फिर बाकी दिन ठप, या आपको लगता है कि अभी दमखम बाकी है, अभी कंसर्न्स थोड़े थोड़े हल्के हो रहे हैं? वेल, आपको और अंशुल जी को गुड आफ्टरनून। एंड आपने आईटी की बात की है। अच्छी खासी मोमेंटम हमें आईटी काउंटर्स में, आईटी सेक्टर में देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे आईटी सेक्टर से हमें जो ब्रेकआउट दिखाया है, आप कह सकते हो कपर हैंडल फॉर्मेशन। एंड रिसेंटली जो लो बनाया है वो लो वही सपोर्ट के पास बनाया है, और वहां से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला है।
तो मैं ये कहा यहाँ तक कहूंगा कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे खासे मोमेंटम हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। 39,043 के अराउंड का क्लोजिंग है। एंड पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ है वो ग्लोबल लेवल पे जो टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई थी उसके वजह से हुआ है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि हमारे मार्केट में ऐसा कोई गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर्स में। जैसा अंशुल जी ने कहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, तो मेरा वहां पे ये कहना रहेगा, मैं थोड़ा सा एडिशन कहूंगा कि आईटी सेक्टर ये लीड ले सकता है और इसके बेस पे अपना मार्केट जो है अच्छे खासे मोमेंटम दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है आईटी सेक्टर्स को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल की बात करो तो 40,000 जैसे होता है, ऊपरी लेवल पे हमें 40,000 तक के भी लेवल आईटी सेक्टर दिखा सकता है। और उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि फोकस करके चलना चाहिए, और सबसे पहला जो स्टॉक है वो इन्फोसिस है। लगातार इन्फोसिस के ऊपर मैं पिछले कई दिनों से पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चलता आ रहा हूँ। जो अभी 1770 के अराउंड है, 1900 तक के लेवल वापस दिखा सकता है। इतना ही नहीं, आप टेक एक्सेल टेक पे भी फोकस कर सकते हो, वहां पे भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सो व्यू ओवरऑल आईटी सेक्टर पे यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म यहाँ पे जितने भी आईटी काउंटर्स हैं वहां पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है एक विस्तृत नजरिया। अंशुल जी, फिर कहाँ संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं? मतलब आम जो इन्वेस्टर है वो अगले हफ्ते कहाँ ज्यादा दांव खेले? देखिए, प्रोबेबली आईटी, अगर एज एन स्पेस आप पूछें तो आईटी में मेरे को तेजी लग रही थी ओपनिंग शो में, इसलिए मैंने बाई भी इन्फो एज में दिया था 7,030 पे। 7,250 का हाई बनाया तो वहां पे टारगेट डन हुए। लेकिन अगले हफ्ते में प्रोबेबली आईटी में हमको थोड़ी सी ज्यादा तेजी दिख रही है। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जानना चाहें तो दो पिक्स हैं मेरे पास, आप बोले तो मैं उनको बताना स्टार्ट करूं। जी अंशुल जी, बताएं। अंशुल जी, जी आवाज आ रही है प्रशांत, आपको? देखिए, पहला पिक रहेगा पिटी इंजीनियरिंग का। यहाँ पे कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 21 दिन का, फ्लैट बेस या फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट आया है, हायर वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया है, तो 1280 पे बाई करना चाहिए। 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1350 का टारगेट रहेगा। दूसरा काउंटर है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पे सरप्राइजिंगली बेयर्स को ट्रैप करके अचानक से ब्रेकआउट आया है, तो ऑफ गार्ड कैच हुए हैं जो भी वीक लॉन्ग शेक कर चुके थे, उनको बाहर निकाल के अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ये ब्रेकआउट प्रोड्यूस किया है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स बाय करना चाहिए। 4450 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम बनेगा, तो जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, वो 4450 के ऊपर बाय करें। जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोनों के लिए 4390 का रहेगा और टारगेट ऊपर में 4650 रहेगा। तो ये दो काउंटर हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को भी नेक्स्ट वीक के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में दो काउंटर्स में हमको तेजी आती हुई दिख रही है। तो एक तरह से अपनी वीआईपी पिक भी अंशुल जी ने बता दी। कुणाल जी, आप भी लगे हाथ बता दीजिए कि आपको वीआईपी पिक के तौर पर क्या पसंद आ रहा है? वेल, वीआईपी पिक के तौर पे दो स्टॉक है जहाँ पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। लास्ट टाइम यानी कि यस्टरडे हमने 2-3 स्टॉक सजेस्ट किए थे, तीनों तीन स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम आ गई, जिसमें सीडीएसएल, सीयूबी था, इनकलिब था। आज उसी के तर्ज पे दो नए स्टॉक है, सन टीवी और बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की बात कर लेते हैं, 532 के अराउंड है, 500 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 546 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होता है 568 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सन टीवी। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है सन टीवी में आने वाले दिनों में। खरीदारी करके चलने की सलाह है 894 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो ऊपर में जो सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 935, और वो जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 963 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बर्जर पेंट्स और सन टीवी ये पसंद आता हुआ कुणाल जी को। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज सरकारी बैंकों ने भी एक रफ्तार दिखाई। हमने पिछले दिनों देखा कि एक करेक्शन जो था वो साफ तौर पर नज़र आया। हालांकि अभी भी सरकारी बैंकिंग स्पेस को देखें तो वैल्यूएशन वाइज किसी तरह की ख़ास चिंता नहीं है इन लेवल्स पे भी। तो क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? देखिए, चार्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है। लगभग जितने भी सरकारी बैंक हैं
स्पेसिफिकली महाबैंक बहुत सारी एक्सेसिव लॉन्ग है पब्लिक इसमें, तो यहाँ पे मैं सरकारी बैंकों में सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ। इंडेक्स पे मुझे यहाँ पे 8-9% का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और अगर इंडेक्स पीएसयू इंडेक्स अगर 8-9% करेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा पिटाई इसमें सरकारी बैंकों की होगी, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी मुझे वीक लग रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी बैंक हैं स्पेसिफिकली सेल करना चाहिए। अब चूँकि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेस में केवल एसबीआई है, तो एसबीआई में एक शॉर्टिंग में रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो पहला टारगेट आपको 776 का मिल सकता है नीचे में। रैली में कहीं भी 840 मिलता है तो लॉन्ग से एग्जिट करके शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी छोटे काउंटर जो हैं उनमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार कैश में आ जाना चाहिए। बट अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एसबीआई के अलावा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है कि मैं शॉर्ट रिकमेंड कर सकूं। बाकी कैश बेस्ड अगर है तो डिलीवरी से एग्जिट करना चाहिए एक बार। बिल्कुल, तो ये है पीएसयू बैंक इंडेक्स और ख़ासतौर पे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अंशुल जी की तरफ से आती हुई। कुणाल, ओला पे ज़रा बात करते हैं। आज सुस्त लिस्टिंग शुरुआत में हुई, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग के बाद एक तरह की ज़बरदस्त रफ्तार हमें देखने को मिली और 20% जो है वो लिस्टिंग के बाद ये चढ़ा। अब लिस्टिंग के बाद की रणनीति क्या रखनी चाहिए? अभी तो खैर 20% ये ऊपर है। अब यहाँ से किन लेवल्स को ध्यान में रखना होगा? क्या नज़रिया बन रहा है? हालांकि अभी डेटा कम है, आज की ही लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, बाकी योजनाओं को देखें, उन सबको अगर हम मद्देनजर रखें तो क्या रणनीति बननी है? वेल, रणनीति की बात करें पर्टिकुलर स्टॉक की, एक फ्लैट आज ओपनिंग हमें देखने को मिला है एंड नो डाउट जाते जाते एक अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया, अपर सर्किट भी स्टॉक में लगाया। नाउ ज्यादा डेटा है नहीं तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट मार्केट में, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स। और जिस हिसाब से उन्होंने अपना फ्यूचर का प्लानिंग बनाया है, पर्टिकुलरली जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंशन का प्लानिंग बनाया है, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है, क्योंकि आप देखो तो ओला कैब सर्विस भी प्रोवाइड करती है और साइमल्टेनियसली उन्होंने अपना टू व्हीलर सेगमेंट भी चालू किया। और कहीं ना कहीं अगर ये सेगमेंट संभलता है तो दो राय नहीं है प्रशांत जी कि आगे जाके फोर व्हीलर भी लॉन्च करे। हो सकता है कि उनके किटी में ये प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा हो। तो मेरा व्यू ये पर्टिकुलर स्टॉक तो पॉजिटिव साइड का ही है। मैं कहूंगा कि अगर गिरावट आती है यहाँ से तो भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 9120 के अराउंड का क्लोजिंग है। कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 75-70 तो खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। मीडियम लॉन्ग टर्म एक अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अंशुल जी ज़रा हमें बताइए कि ख़ास तौर पे जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, ख़ास तौर पे आज हमने आयशर में जो तेज़ी देखी, इसके अलावा टाटा मोटर्स ने जो रिकवरी दिखाई, पूरे ऑटो पॉकेट्स ही नहीं, ऑटो इंस्टरीज में भी हमें चुनिंदा कुछ शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, दमदार तेज़ी देखने को मिली। कैसा लग रहा है ये स्पेस, और ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से किस तरह का नज़रिया बन रहा है? देखिए, ऑटो एज ए स्पेस मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में जरूर एक काउंटर है मदरसन सुमी, जहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आया था 121 ऑड लेवल्स पे। वहां पे हमने रिकमेंड भी किया था आप ही के चैनल पे। लगभग 200 रुपए का हाई बना है, उसके बाद वापस एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे। 3 इनसाइड बार थी, 4 दिन के रेंज के हाई पे आगे क्लोज किया है, तो वीकली पे काफी अच्छा लग रहा है। प्रोबेबली यहाँ से एक हफ्ते ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, वापस 207 रुपए का हाई टेस्ट कर सकता है, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 220 224 तक ये स्टॉक जा सकता है। मदरसन की बात कर रहा हूँ मैं, जो 187 रुपीज चल रहा है। ये 207 और 220 तक अपसाइड दिखा सकता है प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते में।